देखो पहले ही बता चुके हैं, ये जो 100 क्वेश्चंस हैं इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में, इसलिए एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से सीखिए, क्योंकि क्वेश्चन में हर एक बार जो सेट आएगा सबका पैटर्न यही रहेगा, अंक बदल जाएंगे लेकिन इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सब लोग इधर ध्यान दीजिए। 51 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? कौन द्विघात समीकरण? द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? समीकरण में चर का अधिकतम घात 2 हो। वेरी गुड। जिस समीकरण में चर का अधिकतम घात 2 हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे द्विघात समीकरण निम्न में से कौन नहीं है। पहला नंबर ऑप्शन में देखिए x + 1 का होल स्क्वायर। क्या है? x + 1 का होल स्क्वायर। तो x + 1 का यदि हम होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा? x² + 2x + 1 मिलेगा ना, a + b के होल स्क्वायर पर x² + 2x + 1 बराबर 2x - 3। 2 को x - 3 से गुना करेंगे 2x - 3 आएगा। यहाँ भी 2x, यहाँ भी 2x, ये 2x कट गया तो क्या बचा? x², यहाँ +1 और ये माइनस इधर आएगा तो क्या होगा? +3 = 0। तो x² + 4 = 0। तो ये जो समीकरण है उसमें देखिए चर का अधिकतम घात कितना है? 2। तो ये द्विघात समीकरण है ना। अगला समीकरण देखिए x - 2 का होल स्क्वायर। ये क्या होगा? x² - 2ab तो 2 × x × 2 -4x होगा, अब +4 + 1 = 2x - 3। इसको भी यदि हम इस तरफ लाएं तो ये द्विघात समीकरण ही रहेगा, तो ये भी है। तीसरा नंबर ऑप्शन में देखिए x - 2 को x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x - 2 को x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? x² आएगा कि नहीं? फिर x - 2x और यहाँ पे -2। इस तरफ क्या आएगा? x को करेंगे तो x², x को 3 से करेंगे 3x -x अब -3। ये देखो इधर x² और इधर x², दोनों x² कट गया, अब 2 घात वाला बचा नहीं ना। तो यही समीकरण हमारा ऐसा है जो 2 घात वाला नहीं है। इसको हमको सॉल्व करके देखना होगा, आसानी से सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ऐसे भी देख सकते हैं, जो इन्हें पेन उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ऐसे ही हम लोग देख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, गुना करके, जो कहाँ x² आ रहा है कहाँ नहीं आ रहा है। जैसे अगला ऑप्शन में देखो x को यदि 2x से गुना कर दे तो क्या हो जाएगा? 2x²। यहाँ x² है, ये x² इधर आएगा तो 2x² में से एक x² घट जाएगा तो कितना बचेगा? x² बचेगा। तो ये भी द्विघात समीकरण है, जो नहीं है वो बताना था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो गया। क्लियर है? 52 नंबर प्रश्न देखिए सब लोग। कह रहा है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² जोड़ 3kx और जोड़ 4 = 0 के मूल समान होंगे। तो यदि द्विघात समीकरण के मूल समान होते हैं तो d का मान किसके बराबर होता है? d विवेचक याद करिए किसके बराबर होता है? b² - 4ac किसके बराबर होता है? 3 केस बताए थे आप लोग को, देखिए इधर सब लोग ध्यान से, बिल्कुल बराबर 0 होगा। 3 केस बताए थे। यदि d का मान 0 से छोटा हो जाए, यानी कि b² - 4ac 0 से छोटा हो जाए, तब क्या होता था? इस समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होते थे। इस समीकरण के कोई मूल या फिर वास्तविक मूल नहीं होंगे। यदि दूसरा केस में d का मान > 0 हो जाए तो मूल कैसे होंगे? मूल वास्तविक होंगे एवं असमान होंगे। चूंकि यह द्विघात समीकरण है तो इसके कितने मूल आएंगे? 2 मूल आएंगे और दोनों मूल क्या होंगे? असमान। अगर विवेचक का मान क्या होगा? मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक और समान। हमसे यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। मूल समान होने का
मूल समान होने का कंडीशन क्या है? डी का मान 0 के बराबर होना चाहिए। डी का मान किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। तो यहाँ हम लिखेंगे मूल समान होने के लिए विवेचक का मान डी का मान 0 के बराबर होना चाहिए। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। यह किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। अब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का मूल रूप होता है। इससे यदि हम इसको कंपैरिजन करें तो देखिए a के जगह पे क्या है? 9 है। a के जगह पे क्या है? 9। b के जगह पे क्या है? 3k। तो यहाँ b स्क्वायर के जगह पे क्या करेंगे? 3k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह पे क्या है? 9 और c अचर पद के जगह पे क्या है? 4 बराबर क्या होगा? 0। 3 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 9 और ये k का वर्ग। 9 चौक 36, 36 चौका हाँ 144 होगा, बिल्कुल बराबर कितना? 0। तो 9k स्क्वायर का मान कितना होगा? 144 के बराबर। तो k स्क्वायर का मान कितना होगा? 144 बट्टा 9, फिर काटेंगे कितना होगा? 16। तो k स्क्वायर इक्वल टू 16, तो k बराबर कितना? अंडर रूट 16, बाहर निकालेंगे प्लस माइनस 4 आएगा। हम देख सकते हैं ऑप्शन बी में प्लस माइनस 4 है। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है x माइनस वाई बराबर 6 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है? अपने को एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। x माइनस वाई दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है और एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। यदि हम यहाँ x माइनस वाई बराबर 6 को यदि हम दोनों तरफ वर्ग कर दे, क्या कर दे? वर्ग, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 36 के बराबर। x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू कितना? 36। कोई दिक्कत किसी को? देखो इसका मान दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना दिया है? 30 माइनस 2xy बराबर 36। ठीक है, तो माइनस 2xy का यहाँ से मान कितना हो जाएगा? 36। 30 को उधर ले जाएंगे, पुल के उस पार। कैसा पुल है? जादुई पुल। कैसा पुल है? जादुई पुल है। प्लस जादुई पुल के उस तरफ जाता है तो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। गुना क्या हो जाता है? भाग क्या हो जाता है? सब लोग को पता है। अब यहाँ देखो ये हो जाएगा माइनस 30, तो माइनस 2xy का मान 36 में से 30 गया तो 6 प्लस में, तो यहाँ देखो xy का मान कितना आएगा? 6 बट्टा में माइनस 2, 2 से काटेंगे 3, माइनस नीचे नहीं रहता है, माइनस ऊपर चला जाएगा, माइनस 3। माइनस 3 देखो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में द्विघात समीकरण दिया हुआ है वाई स्क्वायर जोड़ 3y माइनस 18 बराबर 0 और पूछा है इसके मूल क्या होंगे। इस तरह के क्वेश्चन यदि एग्जामिनेशन में आए तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, जो ऑप्शन दिया हुआ है उससे वैल्यू पुट करके देखेंगे। यदि समीकरण को संतुष्ट कर रहा है तो मूल है, नहीं कर रहा है तो मूल नहीं है। जैसे पहला ऑप्शन में देखिए क्या है? -6 और 3, -6 रखिए y के जगह पे, तो वाई स्क्वायर है पहला, -6 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 36। फिर क्या है? 3y, तो y का मान कितना रखना? -6। -6 रखिए तो कितना हो गया? 18, माइनस में 18, 3 गुने -6 कितना हो गया? माइनस में 18, तो 36 माइनस 18 कितना हो गया? 18, और फिर वहाँ -18, 18 में से 18 गया 0। देखिए RHS में 0 है, इसका मतलब -6 एक मान है, -6 एक मान है। अब 3 चेक कर लेते हैं, क्या 3 भी है? दूसरा मान 3 भी है ना, 3 रख के देखते हैं। 3 का वर्ग करेंगे तो 9, 3 को गुना करेंगे 3 से, 3y है ना, तो 3 को गुना करेंगे 3 से तो कितना हुआ? 9, तो 9 और 9 18, 18 में से 18 गया 0, यानी कि ये दोनों वैल्यू उस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, तो यही मूल है हमारा। तोड़ तार के भी बन सकता है, उतना मेहनत क्यों करे? हाँ, किसको अच्छा लगता है? तो अच्छा लगता है तो तोड़ तार करो। कहने का मतलब समय बचाना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमको समय बचाना है, तो तोड़ तार के करना है, तोड़ तार के भी कर सकते हैं। y बराबर क्या हो जाएगा? -b प्लस माइनस √d बट्टा 2a, -b, b के जगह पे क्या है? देखिए b के जगह पे कितना है? 3, तो -3 प्लस माइनस √d यानी कि b² - 4ac, 3 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू
सी के जगह पे -18 बट्टा 2 है, 2 गुने 1 तो -3 प्लस माइनस रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9, 18 चौक 72 प्लस में बट्टा में 2 तो -3 प्लस माइनस 81 रूट के अंदर में बट्टा 2 तो -3 प्लस माइनस 9 बट्टा 2, एक होगा -3 माइनस 9 बट्टा 2 और एक होगा -3 प्लस 9 बट्टा 2 तो ये आएगा -12 बट्टा 2 काटेंगे तो -6 और ये आएगा 6 बट्टा 2 काटेंगे तो 3 -6 और 3 इतना लंबा कौन जाएगा? -6 और 3 आया आलोक जाएगा। ऐसे भी बना सकते हो, बीच वाला टर्म को तोड़ के भी बना सकते हैं गुणनखंड करके, ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ट्रायल ऑप्शन मेथड इज बेस्ट मेथड। यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज इन द। बच्चा लोग लुक हियर, कहता है 55 नंबर प्रश्न में द्विघात समीकरण x² जोड़ x + 5 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट? कैसा प्रकृति है? वास्तविक और समान है, वास्तविक और असमान है, अवास्तविक है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो हम कैसे पता करेंगे? विवेचक निकाल करके d का मान, तो d निकालेंगे। d बराबर क्या होता है? b² - 4ac, b² - 4ac का मान निकालेंगे। यदि ग्रेटर देन 0 होगा, 0 से अधिक होगा तो वास्तविक और असमान होंगे मूल, यदि बराबर 0 होगा तो वास्तविक और समान होंगे, तो यदि लेस देन 0 यानी कि 0 से छोटा होगा तो मूल वास्तविक नहीं होंगे यानी कि अवास्तविक होंगे। कैसे होंगे? आइए देखते हैं। b², देखिए दिए गए समीकरण की तुलना यदि हम ax² + bx + c से करें तो यहाँ आप देख सकते हैं b के जगह पे क्या है? b के जगह पे x का गुणांक 1 है, a के जगह पे भी 1 है और c के जगह पे 5 है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ बिठा देना है, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर क्या करना है? इसको बिठाना है बस। तो देखिए b के जगह पे 1 है, 1 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 गुने a के जगह पे 1 और c के जगह पे 5 है। तुम आलू वाला चश्मा खरीदो, यहाँ देखो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 और 5 चौका 20, तो 1 में से 20 गया तो 19 विच इज़ लेस देन 0, जो कि 0 से छोटा हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि d छोटा है 0 से, g क्या है? 0 से, इसलिए इस द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे? अवास्तविक होंगे। अवास्तविक बोले तो ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है 56 नंबर। निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी नहीं है वो बताना है। समांतर श्रेणी क्या होता है? जिसमें सार्वंतर समान हो। तो सार्वंतर देखेंगे किसमें समान है, जिसमें समान है वो एपी में है, जिसमें नहीं है वो एपी में नहीं है। तो पहला देखिए 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा, अब 5 का वर्ग करेंगे 25 होगा। 25 में यदि 1 घटाएं मतलब दूसरा पद में से पहला पद a2 - a या फिर a2 - a1, तो 25 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 24। तो ये 24 बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है कितना से? 24 से। यहाँ देखिए 5 का वर्ग 25 होता है, कितना होता है? 25, और 7 का वर्ग 49, 49 में से 25 घटाइए 24, यहाँ भी 24 और यहाँ भी 24। देखिए 7 का वर्ग 49 और यहाँ 73, 73 में से 49 घटाएंगे वापस से 24, तो यहाँ सार्वंतर समान है कि नहीं? 24 यहाँ कॉमन डिफरेंस है, इसलिए यह एपी में है। अगला देखिए √2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 8 को देखिए 2 × 2 × 2, क्या बोले थे? ये कैसा जेल है? जोड़ा लगाने पर बाहर निकलने देता है। तो जोड़ा कौन लगाया? 2 यहाँ पे जोड़ा लगाया, तो 1 2 बाहर निकल जाएगा तो 1 अंदर रह जाएगा, 2√2। तो ये √2 है, ये है 2√2। उसी तरह ये है 3√2 और ये है 4√2। तो यहाँ देखिए √2 बढ़ते हुए जा रहा है क्रम से, तो यहाँ भी सार्वंतर समान है, इसलिए यह भी एपी में है। अगला देखिए -10, उसके बाद क्या हो गया? -6। कितना का इंक्रीमेंट हुआ? यहाँ भी देखिए 4 बढ़ा और यहाँ भी 4 बढ़ा, 4 4 बढ़ते हुए जा रहा है, इसलिए यह भी क्या है? एपी में है। तो चौथा नहीं है। चौथा कैसे नहीं है? देखिए यहाँ प्रथम पद a कितना है? 0.2 और दूसरा पद 0.22। तो 0.22 में से यदि हम 0.2 घटाएं, पहले इसको लाइक डेसिमल में बदल लीजिए, यहाँ 0 डाल दीजिए, तो ये कितना होगा? 0.02 होगा कि नहीं?
लेकिन इसमें से यदि हम घटाएं, यानी कि 0.222 में से 0.22 और यहाँ 0 डाल दीजिए, घटा करके देखिए कितना आता है, 0.002 आता है। सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए एपी में नहीं है। तो हमसे पूछ रहा था कौन नहीं है, तो यही नहीं है। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3n हो तो इसका सार्व अंतर क्या होगा। यहाँ nवां पद दिया हुआ है, यानी कि an का मान दिया हुआ है कितना, 5 - 3n, ठीक है। यदि हम n बराबर 1 रख दे तो प्रथम पद निकल जाएगा। 5 - 3 गुने 1 कितना होगा, 5 - 3 बराबर 2। यदि हम n का मान 2 रख दे तो ये दूसरा पद निकल जाएगा। 5 - 3 गुने 2, तो 5 में से क्या घटा ले, 6, तो क्या आएगा, -1। हमसे पूछ रहा है सार्व अंतर क्या होगा। डी क्या होता है, कोई भी अगला पद में से पिछला पद घटा लेते हैं। तो a2 में से a घटा लेंगे या फिर a1 घटा लेंगे। a1 या a दोनों को हम लोग प्रथम पद से दिखाते हैं। प्रथम पद को हम लोग a1 से या a से दिखा सकते हैं। क्लियर है। तो a2 - a निकाल लेंगे। a2 -1 है और a कितना है, 2, तो -1 - 2 -3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। 58 नंबर प्रश्न में एपी दिया हुआ है 21, 18, 15 ऐसे ही बढ़ते हुए जा रहा है। इसे पूछ रहा है इसमें कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि an बराबर 0 दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है n क्या होगा। हमसे क्या पूछ रहा है, n क्या होगा। तो यदि हम यहाँ देखें पहला पद कितना है, 21 है और d कितना है, कोई भी अगला पद में से पिछला पद घटा लीजिए। d का मान है -3, कितना है, -3। क्वेश्चन में दिया है an बराबर 0 और n बराबर पूछ रहा है क्या है। हम जानते हैं कि an बराबर क्या होता है, a + n - 1 इंटू डी। यह an के बराबर होता है। a के जगह पे 21 रख दीजिए, n - 1 ऐसे ही रहने दीजिए और d के जगह पे -3 = 0, ठीक है। तो n - 1 इंटू -3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21 पुल के उस तरफ जाएगा तो -21 हो जाएगा। तो n - 1 बराबर -21 बट्टा -3, माइनस से माइनस गया, 3 × 7 = 21 हो गया। तो देखिए n - 1 बराबर 7, तो n बराबर 7, अब -1 पुल पार करेगा तो +1, तो n बराबर 8 हो गया, यानी कि 8वां पद शून्य होगा। कौन सा पद। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समांतर श्रेणी दी हुई है और हमसे पूछ रहा है चौथा पद क्या होगा, यानी कि a4 क्या होगा। तो a4 बराबर क्या होगा, a + 3d, a + 3d होगा। a का मान देखिए क्या है, √7, 3 अगुने d का मान बताइए, d का मान कैसे निकालेंगे। यहाँ देखो a2 - a1 करके निकाल लो, √28 - √7। 28 को देखिए अंदर अगर हम फैक्टर तोड़ेंगे तो 7 × 4 लिख सकते हैं ना, या फिर हम कहें 7 × 2 × 2 लिख सकते हैं। तो 28 को यहाँ देखिए 2 जोड़ा लगाया, बाहर निकलेगा। 28 को 2 √7 लिख दे और उसमें से √7 घटाएंगे तो कितना होगा, √7, यानी कि d का मान कितना आएगा, d का मान कितना है, √7। तो यहाँ आ गया √7 और जोड़ 3 √7, तो √7 जोड़ 3 √7 कितना होगा, 4 √7 होगा। कितना होगा। अब यहाँ तो ये ऑप्शन में दिया नहीं है, यहाँ ये ऑप्शन में नहीं दिया है। तो 4 को यदि हम अंदर ले जाएं तो बताइए कैसे जाएगा 4 अंदर। 4 जरूर जोड़ा लगाया होगा तभी बाहर निकला होगा। तो यहाँ 4 × 4 करेंगे, अंदर ले जाएंगे तो, है कि नहीं। तो 4 चौका 16 और 16 सत्ते क्या होता है, 112, रूट के अंदर 112। ये देखिए दिख रहा है आपको क्वेश्चन में, दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर डी में है। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। 60 नंबर प्रश्न में है यदि 2/3 a और 2 किसी AP के 3 क्रमागत पद हैं तो a का मान क्या होगा। देखो हमको पता है यदि ये AP में है तो सार्वंतर समान होगा, सारा खेल यहाँ सार्वंतर का है। तो हम जानते हैं सार्वंतर कैसे निकाला जाता है, कोई भी अगले पद में से पिछले पद घटा सकते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो a2 में से a घटा लें, या फिर यहाँ देखो a2 में से a घटा लें और a3 में से a2 घटा लें। ये दोनों बराबर होना चाहिए ना,
यदि AP में है तो सार्वंतर समान होगा। देखो A2 यानी कि दूसरा पद क्या है, A है, और पहला पद है 2/3, A3 2 है, और A2 कितना है, A, ये होगा। इस A को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, A प्लस A। इसको इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, +2/3 यहाँ हो जाएगा। A को A से जोड़ेंगे तो 2A, इसको करिए 3 दूनी 6, 6 2 8/3, 2 से कटेगा ये, 2 चौका 8, तो A का मान कितना आया, 4/3। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। 61 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद A है और सार्वंतर D हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा। हमसे Sn पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो Sn बराबर क्या होता है, n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी कभी कभी इस तरह से एग्जामिनेशन में पूछ दिए जाते हैं, तो आप लोग को फार्मूला भी AP का याद रहना चाहिए। इनसे कह रहा है युगपत रैखिक समीकरणों के निकाय A1x प्लस B1y बराबर C1 और A2x प्लस B2y बराबर C2 के अनगिनत हल प्राप्त होते हैं यदि इसमें से कौन सा ऐसा कंडीशन है जो अनगिनत हल वाला है। ऑप्शन नंबर डी में हम लोग देख सकते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है, जो कि अनगिनत हल होने का कंडीशन है। सब लोग इधर ध्यान से देखिए, यदि समीकरण निकाय इस तरह से हो A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, इस तरह के दो समीकरण युग्म हम लोग को दिए गए हैं और इसमें 3 कंडीशन होते हैं जो ध्यान में रखना है। पहला, यदि A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तब समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होंगे। समीकरण युग्म के अद्वितीय हल मतलब केवल एक हल होगा। यदि A1/A2 बराबर हो B1/B2 के लेकिन बराबर नहीं हो C1/C2 के, तो इसके कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे। और यदि A1/A2 बराबर हो B1/B2 के और बराबर हो C1/C2 के, तो समीकरण युग्म के अनगिनत हल होंगे। अनगिनत हल या अनेक हल जो भी कहें। याद में रखने वाली बात यह है, यदि C1 और C2 दोनों समीकरण के उस तरफ है तो रेशियो दोनों का समान रहेगा, दोनों का अनुपात समान रहेगा ना। साइन इक्वल है, देख सकते हैं यहाँ बराबर C1 बराबर C2, साइन भी इक्वल है। यदि समीकरण के उस तरफ C1 और C2 दोनों हो और दोनों के पीछे साइन एक ही हो तो हम लोग ऐसे भी डायरेक्ट उसका अनुपात लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये तीनों कंडीशन को याद रखना है, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ग्राफ की यदि बात करें तो A1/A2 जब बराबर नहीं होगा B1/B2 के, अद्वितीय हल के केस में ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है। कैसा ग्राफ बनता है? प्रतिच्छेदी, किसी एक बिंदु पर आकर के प्रतिच्छेद करेगा, हल केवल एक होगा। और यदि इसके कोई हल नहीं होंगे, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2 के, तब ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ समांतर होगा, दो समांतर रेखाएं जाएंगी। और अनगिनत हल के केस में ग्राफ कैसा होता है? समपाती, एक ही रेखा पर दूसरी रेखा चली जाती है, तो ग्राफ समपाती होता है। 63 नंबर क्वेश्चन समझिए सब लोग। एक त्रिभुज है ABC, त्रिभुज ABC में भुजा AB तथा AC पर क्रमशः D एवं E बिंदु स्थित है। यदि DE समानांतर है BC के और AD, DB, AE और EC का मान क्रमशः ये दिया हुआ है, तो हमको X का मान ज्ञात करना है। आइए फिगर से समझते हैं। एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC, ये A है, ये B है और ये C है। AB तथा AC पर D तथा E बिंदु स्थित है। AB पर बिंदु D स्थित है और AC पर बिंदु E स्थित है, ठीक है। और इस बिंदु को यदि हम मिलाते हैं दोनों को, तो DE है जो कि BC के समांतर हो जाता है। DE समांतर हो जाता है BC के। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है AD का मान 4 है। कितना है? DB का मान x-4 दिया हुआ है। AE का मान कितना दिया है? 8 और EC का मान 3x-19 दिया हुआ है। हमसे x का मान पूछ रहा है,
हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, जानते हैं हम लोग। तो यहाँ से अगर हम देखें तो AD बट्टा DB बराबर हो जाएगा AE बट्टा AC के, नहीं हो जाएगा। यहाँ से मान रखिए AD का मान कितना दिया है 4, DB का मान कितना दिया है x माइनस 4, AE का मान दिया है 8 और AC का मान दिया है 3x माइनस 19। कोना कानी गुना कर दिए, कैंचिया गुना, कैसा गुना करेंगे, इसको इससे, इसको इससे। तो 4 से गुना करेंगे 3x माइनस 19 को और 8 से गुना करेंगे x माइनस 4 को। सबको गुना आता है ना जी, गुना करो। 4 तिया 12x माइनस 19 चौक 76 बराबर 8x माइनस 32। 8x को इधर बुला लो क्योंकि यहाँ से 12x पे है, यहाँ एक जाति वाले में जोड़ घटा होता है ना, तो x वाला यहाँ दिख रहा है, इसको इधर बुला। 12x माइनस 8x बराबर माइनस 32। इस माइनस 76 को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा प्लस 76। 12x में से 8x घटाएंगे तो 4x और 76 में से 32 घटाएंगे तो 6 में से 2 घटाएं तो 4 और 7 में से 3 घटाएं तो भी 4। तो यहाँ से x बराबर क्या होगा 44 बट्टा 4, 4 से काटेंगे 11 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। देखिए सब लोग 64 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों ABC एवं PQR के क्षेत्रफल क्रमशः 81 सेंटीमीटर स्क्वायर और 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। यदि त्रिभुज ABC की ऊंचाई 4.5 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज PQR की ऊंचाई क्या होगी। हम जानते हैं कि दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत ऊंचाइयों के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यदि हम देखें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, ये किसके बराबर होगा, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के ऊंचाई के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो त्रिभुज ABC का ऊंचाई की ऊंचाई बट्टा त्रिभुज PQR की ऊंचाई इस दोनों के अनुपात के वर्ग के बराबर, ये हमको पता है। अब जो जो मान दिया हुआ है उसको हम यहाँ रख देंगे। देखो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC कितना दिया है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। एरिया ऑफ त्रिभुज PQR 49 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर त्रिभुज ABC की ऊंचाई दी हुई है 4.5 सेंटीमीटर और त्रिभुज PQR की ऊंचाई नहीं दी है, हम मान लेते हैं ये x सेंटीमीटर है, ठीक है, हमने मान लिया ये x सेंटीमीटर है, इसका वर्ग होगा। अब आप लोग को पता है वर्ग को यदि इस पुल के इस तरफ ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। तो 4.5 सेंटीमीटर बट्टा x सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर उड़ गया, बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर 81 सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टा 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 81 और 49 इस दोनों को यदि रूट से बाहर निकाले हम तो 4.5 बट्टा x बराबर कितना हो जाएगा 9 और यहाँ से 7। 81 का वर्गमूल 9 होता है और 49 का 7 होता है, ये आएगा, है कि नहीं। अब यहाँ से देखिए x का मान कितना आ जाएगा, कोना कोनी गुना कीजिए, x को 9 से गुना करेंगे तो 9x और 4.5 को 7 से गुना करेंगे तो x बराबर 4.5 गुने 7 बट्टा 9, 9 से कटेगा 5 बार में 0.5 होगा, 7 × 5 = 35 होता है, तो ये कितना आएगा 3.5। 3.5 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। 65 नंबर क्वेश्चन में एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में से किसके बराबर होगी। जो समचतुर्भुज होते हैं उसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है कि नहीं। तो यहाँ आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में और क्या ज्ञात करना है। ये मान लेते हैं एक समचतुर्भुज है और ये इसका विकर्ण है।
एक विकर्ण का लंबाई कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और एक का लंबाई कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित। तो ये अगर 6 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर होगा और ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। ये 8 है तो ये 4 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। अब हम ये यदि 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये समकोण है, तो अपने को आधार मालूम है, लंब मालूम है। क्या मालूम करना है? कर्ण। क्या मालूम करना है? तो कर्ण बराबर क्या होता है? रूट अंडर बी का स्क्वायर जोड़ टी का स्क्वायर। बेस कितना है? 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर और ये 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 ना कितना होगा? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाहर निकालेंगे 5 सेंटीमीटर। तो हमारा जो भुजा होगा इसका, वो प्रत्येक भुजा कितना होगा? 5 सेंटीमीटर का होगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 66, इसमें कह रहा है यदि कॉट थीटा बराबर 1/√3 हो। कॉट थीटा का मान कितना है? 1/√3। इसका मतलब थीटा कितना होगा? थीटा कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो थीटा का मान से भी हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो थीटा यदि 60 डिग्री हो गया तो सेक थीटा यानी कि सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा? सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है? सेक 60 डिग्री का मान 2। दूसरा तरीका देखिए, यदि कॉट थीटा का मान दिया हुआ है 1/√3। क्या दिया हुआ है? कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है 1/√3। हम जानते हैं कि कॉट थीटा किसका उल्टा है? टेन थीटा का। तो 1/tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/√3। ठीक है, तो tan थीटा का मान कितना होगा? √3 होगा। दोनों ओर वर्क कर देंगे तो tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा? 3 होगा। किसी को यहाँ तक कोई आपत्ति? दोनों ओर 1 जोड़ दीजिए तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर 4 हो जाएगा। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना आया? 4। तो सेक थीटा का मान कितना होगा? √4। तो सेक थीटा का मान कितना होगा? +-2। यहाँ पर माइनस वाला नहीं है तो हमारा प्लस वाला 2 आंसर हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका, तीसरा तरीका देखिए। तीसरा तरीका, कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1/√3। कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा बराबर b/p, आधार बट्टा लंब होता है। यानी कि आधार और लंब मालूम है हमको। हम लोग यदि h निकाल ले तो काम बन जाएगा। h बराबर क्या होता है? √p² जोड़ b²। p कितना है? √3। √3 का स्क्वायर अब +1 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या आएगा? 3 + 1। रूट के अंदर आएगा 4। बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस में 2 आएगा। h का मान ये आ गया। यहाँ चूंकि प्लस वाला ही सब लिया है इसलिए प्लस वाला ही लेते हैं। ठीक है, h का मान निकल गया। अब हमको पता है सेक थीटा बराबर क्या होता है? h/b। h कितना है? 2 और b कितना है? 1। तो 2/1 कितना होगा? 2। ऐसे भी निकाल सकते हैं। दिया है यदि a का मान 45 डिग्री है। a कितना है? तो साइन a + कॉस से हम लोग को ज्ञात करना है। यानी कि साइन 45 डिग्री अब प्लस कॉस 45 डिग्री। साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का मान भी 1/√2। तो ये कितना हो जाएगा? 2/√2। √2 से काटेंगे यहाँ तो √2 हो जाएगा। 2 में 2 √2 होता है। √2 × √2 = 2। तो यहाँ √2 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है यदि 2 sin अल्फा का मान 2 है तो अल्फा बराबर क्या होगा? 2 sin अल्फा बराबर कितना दिया है? 2। 2 से 2 गया तो sin अल्फा बराबर क्या बच गया? 1 बच गया। अब बताओ अल्फा का मान पूछ रहा है तो साइन कितना डिग्री पे 1 होता है? 90 डिग्री पे। तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा? 90 डिग्री। नंबर 69 कह रहा है k के किस मान के लिए x + 2y = 3 और 3x + ky = 9 समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। यदि रेखाएं ग्राफ यदि समपाती होती है तो किस कंडीशन में होती है? यदि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और बराबर हो c1/c2
C2 के। यहाँ से देखिए वैल्यू रखिए, A1 के जगह पे क्या है 1 है, A2 के जगह पे 3, B1 के जगह पे 2 है, B2 के जगह पे K है, C1 के जगह पे -3 और C2 के जगह पे -9, माइनस से माइनस गया। ठीक है, अब हमको यदि K का मान निकालना है तो या तो हम 1/3 बराबर 2/K ले ले या 2/K बराबर 3/9 ले ले, कोई भी ले ले तो हमको K का मान निकल जाएगा। यदि हम इसको ले ले तो 1/3 बराबर क्या है 2/K, K को 1 से गुना करो और इसको 2 से गुना करो तो K बराबर कितना हो गया 6। ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। 70 नंबर प्रश्न है, यदि A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2 के तो समीकरण निकाय A1x + B1y + C1 बराबर 0 तथा A2x + B2y + C2 बराबर 0 का हल होगा। अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अनगिनत हल होगा या इनमें से कोई नहीं। तीनों बराबर है तो अनगिनत हल होंगे। क्या कितने हल होंगे? अनगिनत हल। और ग्राफ इसमें क्या होगा? संपाती। अभी ऊपर हम लोगों ने देखा था, ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसमें ग्राफ संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता था तो हमने वही लिया, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इस स्थिति में समीकरण निकाय के अनेक हल होंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण को हमको पहचानना है। यहाँ कुछ बहुरूपीय हैं जो रूप बदल करके बैठे हैं, हमको पहचानना है इनमें से कौन द्विघात समीकरण है। पहला में देखिए x² -4 रूट के अंदर में x है, x क्या रूट में रह सकता है? नहीं ना, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा में देखिए ये x² है और नीचे बट्टा में x² है। इस x² को यदि हम इससे गुना करें तो x का पावर 4 हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये 4 घात वाला हो जाएगा, ये तो हुआ नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए 2x², अगले ऑप्शन में है 2x² - 2x + 1 और यहाँ 2 - x का होल स्क्वायर। इसको यदि हम तोड़ दें तो ये हो जाएगा 4 + x² - 4x, ये ना होगा। इस x² को यदि हम इधर लाएं तो 2x² में से x² घटेगा तो x² तो बचेगा। तो यही है हमारा द्विघात समीकरण। 70 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, नहीं है पर ध्यान नहीं देते हैं, पढ़ लेते हैं कौन है और पहला ही ऑप्शन पढ़े, जो दिखा अगर है तो टिक लगा दिया। तो ये गलती नहीं करना है, ठीक है। इसमें हम लोग को खोजना है कौन द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें से 3 ऐसे होंगे जो द्विघात समीकरण हैं, एक नहीं है। पहला में देखो x + 1 का होल स्क्वायर यदि हम कर दे तो हमको x² मिलेगा, 3 से गुना करेंगे 3x²। इस x² को इधर लाएंगे तो 3x² में से x² घटा 2x², ये है। अगला 4x - x² बराबर x² + 5। इस x² को इधर ले आए तो ये माइनस में है, इसको भी पुल पार करवाएंगे, ये भी माइनस में 2x² होगा। तो x का घात 2 यहाँ पर है तो द्विघात समीकरण ये भी है। अगला में देखिए √3x है। देखिए 3 रूट में रह सकता है लेकिन x नहीं रह सकता, x रूट के बाहर है। इसका यदि होल स्क्वायर करें तो x² मिलेगा हमको और √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3। तो 3x² में यदि x² जोड़ दे तो 4x² होगा, ये भी है। इसका मतलब यही नहीं है, जो बचा वही नहीं। देखिए ये क्या है, x का पावर 3, यहाँ पर x² का होल स्क्वायर यदि हम कर दें तो यहाँ पावर 4 आने वाला है, ये तो तय है कि नहीं? तो ये 4 घात वाला हो गया, तो 4 घात वाला है, ये हमारा 2 घात वाला नहीं है। यही हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण 2x² - px + p बराबर 0 का मूल समान हो तो p का मान होगा। तो जब मूल समान होता है तो विवेचक का मान क्या होता है? 0। d बराबर 0। मूल समान होने के लिए d बराबर 0, d का मान b² - 4ac होता है, इसका मान 0 के बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ b के जगह पे क्या है, b के जगह पे -p है तो -p का स्क्वायर -4 × a के जगह पे है 2 × c के जगह पर है p बराबर कितना? 0। p² - 8p बराबर 0। यदि p² - 8p बराबर 0 हो गया, देखिए दोनों में p कॉमन है तो p - 8 बराबर 0, तो p बराबर 0 आएगा यहाँ से और p - 8 बराबर 0 करेंगे तो p का मान 8 आएगा, तो 0 भी आएगा और 8 भी आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में है 0 और 8 दोनों।
ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है ये। पूछ रहा है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 का कोई मूल वास्तविक न हो तो p का मान क्या हो सकता है? p का मान, k का मान ना, हाँ k का मान क्या हो सकता है, ऐसा हम लोगों को ज्ञात करना है। तो वास्तविक मूल कब नहीं होता है? जब विवेचक का मान 0 से छोटा हो। वास्तविक मूल तभी नहीं होगा जब d क्या हो, 0 से छोटा हो। d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेस देन होना चाहिए 0 से। b के जगह पर देखो क्या है, माइनस के, तो माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 और गुने c के जगह पे 4, ये किसके 0 से छोटा होना चाहिए। के स्क्वायर माइनस 4 चौका 16 के किससे छोटा होना चाहिए, 0 से। तो के स्क्वायर माइनस 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। तो के माइनस 4 और के प्लस 4 लेस देन 0 होना चाहिए। अब देखिए के माइनस 4 और के प्लस 4 लेस देन 0 कब होगा, के का मान हम लोग क्या रख सकते हैं तब लेस देन 0 होगा। देखिए यहाँ ध्यान से, के का मान यदि पहला ऑप्शन में देखें, के का मान क्या है, 4 से माइनस 4 से छोटा है। तो के का मान माइनस 4 से यदि हम छोटा ले ले, मान लेते हैं माइनस 5 ले लेते हैं, माइनस 5, तो माइनस 5 और माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा। माइनस 5 अब प्लस 4 कितना हो जाएगा, माइनस 4, माइनस 5 प्लस 4 माइनस में 1, तो माइनस इधर ये वाला भी माइनस और ये वाला भी माइनस, को माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस, प्लस होगा तो कभी 0 से छोटा होगा नहीं, तो ये गलत है, ये क्या है, गलत है। अगला कह रहा है के का मान ग्रेटर देन 4 है। के का मान क्या है, 4 से बड़ा होना चाहिए। 4 से बड़ा कुछ भी ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 5 में से 4 गया तो 1 बचा, और 5 और 4 9 हुआ, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, प्लस प्लस को गुना करेंगे तो प्लस में आएगा, पॉजिटिव नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 0, तो अगेन ये भी नहीं होगा, है कि नहीं। ऑप्शन 3 में कह रहा है के का मान माइनस 4 और 4 के बीच में होना चाहिए, माइनस 4 और 4 के बीच में। तो माइनस 4 और 4 के बीच वाला कोई नंबर लेकर के देखते हैं, सबसे आसान है 0 लेना, तो 0 ले लेते हैं। तो यहाँ 0 रखेंगे तो क्या होगा, 0 माइनस 4 माइनस 4 कितना होगा, माइनस 4, और 0 प्लस 4 प्लस में 4, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस वाले को गुना करेंगे माइनस से तो क्या होगा, माइनस में आंसर आएगा विच इज़ लेस देन 0। इसका मतलब यही आंसर हमारा सही है। के का मान यदि हम 4 भी ले लें, यहाँ देखो के का मान यदि हम 4 ले लें तो 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 क्या 0 से छोटा है, नहीं ना, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो। 75 नंबर क्वेश्चन, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 3 एक्स माइनस 12 बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस रूट 3 बराबर क्या होगा। आप लोगों को पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी की जगह पर देखिए क्या है, माइनस 3 रूट 3 है, और ए की जगह पे क्या है 1, माइनस रूट 3 बराबर क्या होगा, यही निकालना है। अल्फा प्लस बीटा के जगह पे हमने रख दिया माइनस बी बाई ए। अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 3 रूट 3 अब माइनस रूट 3, 3 रूट में से रूट 3 घटाएंगे तो 2 रूट 3, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान सा सवाल था।